नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास में। और आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि नीदरलैंड वर्ल्ड में फॉर्म क्या है। नीदरलैंड, ये आधा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, थोड़ा सा रुकना, इसको आधा कर दिया है गलती से, पूरा छपा नहीं है। ये क्वेश्चन है नीदरलैंड में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फॉर्म है। यहाँ जियो स्पेशियल है, लिख लेना आप अपने क्वेश्चन में, जियो स्पेशियल जियो स्पेशियल। अब क्वेश्चन पूरा बना है कि नीदरलैंड में वर्ल्ड जियो स्पेशियल फॉर्म लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके इसरो, न्यू स्पेस इंडिया, DRDO या इन स्पेस। आराम से आंसर दें आप इसका। चलिए, आपने दिया, अच्छी बात है। मैं इसका ऑप्शन आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा आपका इन स्पेस। कौन सा क्वेश्चन होगा? इन स्पेस सही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस इन स्पेस की। बात करें तो इन स्पेस की फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखना, लिखना चाहते हो लिख लो, मैं बोल देता हूँ। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर। ठीक है, अच्छा, बाद में इसकी स्थापना की बात करें, कोई नहीं पूछेगा आपसे इसके फुल फॉर्म वगैरह, तो आप सीधे याद रखना इन स्पेस की स्थापना हुई थी वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 में इसकी स्थापना हुई। अच्छा, इसके बाद में इसका हेडक्वार्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर आता है आपका अहमदाबाद में। कहाँ आता है? अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? इन स्पेस का। ठीक है, अच्छा, ये किसके अधीन आती है? तो याद रखना ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन आती है। किसके विभाग के अंतर्गत आती है? तो ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन आती है। अंतरिक्ष विभाग, भारत में एक विभाग बना है जिसका नाम है अंतरिक्ष विभाग के अधीन आती है। ये ज़रूर याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत आसपास के चीज़ों को और भी देख लेते हैं। DRDO है, जैसे इसरो है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, DRDO और उनके बारे में। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने इसरो के बारे में। हमारी आन बान शान इसरो। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त के दिन। हमारे 15 अगस्त के दिन इसकी स्थापना हुई और वर्ष था 1969। 15 अगस्त 1969 की इसको स्थापना हुई। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर की बात करें कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो आपका है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर बना है। ठीक है, अच्छा, इसकी बात करें, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, याद रखना इनकी एक पुस्तक है, नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। आप पूरा लिख लेना, शेर जिसने चांदनी पी ली। इसकी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, एस सोमनाथ के द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। चलिए, अब बात करते हैं एक और है अपना संस्था जिसका नाम है DRDO। इसके बारे में भी देख लेते हैं कि DRDO क्या बताता है। देखिए, DRDO के बारे में बात करते हैं। DRDO स्पेशली ये अपने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अपने डिफेंस में वर्क करता है ज़्यादातर। DRDO की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 1958 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, सन 1958 को इसकी स्थापना हुई। अच्छा, उसके बाद में इसके बारे में बात करें DRDO के बारे में, तो DRDO के बारे में पूछा जाता है कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो याद रखना इसके वर्तमान अध्यक्ष है समीर कामत। क्या नाम है? समीर कामत इसके अध्यक्ष है। याद रखना, समीर कामत इसके अध्यक्ष है। अच्छा, पूछ ले कि पहले अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था दौलत कोठारी। क्या नाम था? दौलत कोठारी इनके प्रथम अध्यक्ष थे, दौलत
कोठारी इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। दौलत कोठारी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जरूर याद रखना। ठीक है, कई बार डीआरडीओ का ध्येय वाक्य पूछ लेते हैं कि डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है, तो ध्येय वाक्य क्या है ये भी लिख लेना आप। तो इसका ध्येय वाक्य है बलश्यम मूलम विज्ञानम, बलश्यम मूलम विज्ञानम, बलश्यम मूलम विज्ञानम, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए अलग से, विज्ञानम, बलश्यम मूलम विज्ञानम, ये क्या है, डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है, याद रखना। देख लो, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर कामत है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, दौलत कोठारी थे। अच्छा, बलश्यम मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का क्या है, ध्येय वाक्य है, डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है, जरूर याद रखना ये चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आपराधिक न्याय प्रशासन के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है, याद रखना। इसका आंसर आपका क्या होगा, आप लगाएं खुद, कोशिश करें खुद कोशिश आंसर देने की, गलत होने दो लेकिन होना चाहिए आपसे क्वेश्चन। तो देखो, आगरा, लखनऊ, जयपुर या गुवाहाटी। इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी। कहाँ होगा, गुवाहाटी। ठीक है। अच्छा, आयोजन किसके द्वारा कराया गया, तो आयोजन करवाया गया कानून मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया, कानून मंत्रालय के द्वारा करवाया गया, याद रखना, कानून मंत्रालय के द्वारा करवाया गया। अच्छा, क्यों करवाया गया, ऐसे क्या रीज़न है, तो देखिए ऐसा रीज़न ये है, आपका रीज़न ये है कि एक डेट आएगी जिसका है 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को 3 नए कानून होंगे, 3 नए कानून लागू होंगे, 3 नए कानून होने वाले हैं लागू। अच्छा, ये क्या है, तो देखिए आपने आईपीसी सुना होगा, आईपीसी इंडियन पिनल कोड के नाम से जानी जाती है, यानी भारतीय दंड संहिता। इसको क्या कर दिया गया है, इसका नया नाम कर दिया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता इसका नया नाम कर दिया गया है। कौन सा, भारतीय न्याय संहिता, इसका नया नाम कर दिया गया है। अच्छा, इसका प्राचीन नाम भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसी को एक और नाम दिया गया है, 2 नाम और दिए गए हैं। इसमें एक है नागरिक सुरक्षा। कौन सा, नागरिक सुरक्षा, नागरिक, कलर चेंज कर देता हूँ, नागरिक सुरक्षा संहिता, इसे ही कहा गया है, नागरिक सुरक्षा संहिता इसे ही कहा गया है। ठीक है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि ताकि लोगों में क्या हो कि आईपीसी के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से उनको जागरूकता थी, उसी प्रकार नई जो हमारी आईपीसी है, नई जो चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस के आधार पर जो चीज़ बना है, ये भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी लोगों में जागरूकता हो, इसके लिए ही क्या किया गया है, ये एक सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया है। ठीक है, समझ आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ बातें और कर लेते हैं अपनी इससे रिलेटेड, क्या कोई कुछ है क्या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि आपके संविधान में, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल का नंबर है 39A। क्या है, 39A। जहाँ भी आपको अगर कैपिटल में A to Z दिख जाए, ABCDEFGH, अगर कैपिटल में मिल जाए तो आपके दिमाग में सीधा सा आना चाहिए कि सर ये बाद में जुड़ा है संविधान में। बिल्कुल बाद में जुड़ा है। कब जुड़ा, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया। जरूर याद रखना। अच्छा, इसके तहत क्या किया गया, तो इसके तहत 39 के तहत सभी लोगों को निःशुल्क कानूनी शिक्षा की बात की गई है, निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी शिक्षा बोल दी मैंने, सहायता। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ अपराध हो जाता है, लेकिन क्या है कि उनके पास में इतने पैसे नहीं होते कि वो उस अपराध के खिलाफ में कोर्ट तक पहुंच सके। इसी को लेकर इसके लिए क्या बनाया गया है, एक आर्टिकल 39A जोड़ा गया है, जिसके तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जरूर याद रखना ये चीज़। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं और क्या है इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखो एक और बात करते हैं।
बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करें। किसकी? प्रियम्बल, जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, उसके बारे में बात करें तो इस संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख मिलता है। ये 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? एक तो है सामाजिक, कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, ठीक है। और एक आता है आर्थिक न्याय, कौन सा न्याय? आर्थिक न्याय। और एक आता है राजनीतिक न्याय, कौन सा न्याय? राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्यायों का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना, हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख मिलता है, जिसके तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायों के बारे में जिक्र मिलता है। ज़रूर ज़रूर याद रखना ये चीज़, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। चलो देख लो, मैं आपके लिए प्रस्तावना लेके आया हूँ पूरी, उस पर जिक्र कर लेते हैं। देखो, जब आए हैं तो प्रस्तावना के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका ही को ही प्रस्तावना कहा जाता है। जरूर जरूर याद रखना, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। क्या है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अभी जिस पर बात कर रहे हैं, देखो, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। जरूर जरूर याद रखना। अच्छा, इसके साथ साथ में जब यहाँ आए कुछ और बात कर लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि संविधान में कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है, संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है। तो देखो, विचार रखना, अपने आप के विचार रखना, अभिव्यक्त करना विचारों को, उस पर विश्वास रखना, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। किसकी? विचार अपने, हमारे दिमाग में कई विचार आते हैं दिन भर में। अच्छा, कई विचार हम अभिव्यक्त करते हैं, और ये हमारी स्वतंत्रता है। संविधान के अकॉर्डिंग हम किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं करें, ये हमारे पर है। किस धर्म पर विश्वास करें, अपने धर्म को मानने। मतलब कल को कोई व्यक्ति है जो हिंदू है, वो चाहता है कि नहीं मुझे मुस्लिम धर्म अपनाना है। कोई मुस्लिम है, वो चाहे मुझे हिंदू धर्म अपनाना है, तो धर्म के अकॉर्डिंग। अच्छा, उपासना का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि हमारे जैसे अपने किसी से मिलते हैं, सिख भाई से मिलते हैं, तो हम उन्हें कह देते हैं सत श्री अकाल। मतलब क्या है कि आप उस धर्म के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अपने आप को बिहेव करते हो। हाँ, कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, सिखों के रूप में दाढ़ी रखना, पगड़ी बांध लेते हैं। तो मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ठीक है, उस धर्म के अकॉर्डिंग व्यवहार कर सकते हो, तो ये उपासना है। तो हमें 5 प्रकार के तो 3 प्रकार के तो न्याय है, 3 प्रकार के तो न्याय उल्लेखित है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के तो न्याय देता है स्वतंत्रता। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देता है। स्वतंत्रता पूछे कितनी स्वतंत्रताएं उल्लेखित मिलती है, तो याद रखना 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित मिलती है। याद रखना बिल्कुल, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनर का। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें और क्या लिखा गया है। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता मतलब सिंपल सी बात है। अवसर की समानता का मतलब होता है कि कोई गवर्नमेंट सर्विस, कोई गवर्नमेंट कल को वैकेंसी निकली है तो सभी लोगों के लिए समानता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कोई लड़का भरेगा या लड़की भरेगा, या कोई छोटा या कोई नीचा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। सभी लोगों को अवसर की समानता है। समता मतलब समानता है, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया गया है? और दिया गया तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व को बढ़ाना है। मतलब सीधी सी बात है, व्यक्ति की कुछ गरिमा होती है, रेपुटेशंस होती है। कुछ लोगों की कई आपने देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि कमेंट्स कर देते हैं जिससे उसके दिल पे लग जाती है। तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है। ये भी क्या है कि उस व्यक्ति को अगर आप जलील करते हो तो ये भी आप उसके खिलाफ में क्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। अपराध की दृष्टि से देखा जाता है। राष्ट्र की एकता को बनाए रखना है, आप राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखोगे, सुनिश्चित करते हो बंधुता को बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, आगे देख लीजिए, कंप्लीट कर देते हैं इसको। अब आए हैं तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अत द्वार संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक, याद रखना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रम संवत, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस देश के माउंट इबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। एक आपका ज्वालामुखी है जिसका नाम है इबू ज्वालामुखी। तो याद रखना ये किस देश में आता है, तो ये देश है आपका इंडोनेशिया। कौन सा देश आता है? इंडोनेशिया आता है। अच्छा, इंडोनेशिया के में इतने क्यों आते हैं? क्योंकि आप जानते हो लास्ट
मैंने एक दो दिन पहले ही आपके बारे में बताया था कि एक माउंट मेरापी और ज्वालामुखी था, उसमें भी विस्फोट हुआ था। यहाँ पर माउंट रियांग और है, उसमें भी एक विस्फोट हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ सकते हो आप इसको। देखिए है क्या, ऐसा क्या रीज़न है, तो रीज़न देखते हुए देखो बात करते हैं, रीज़न देखते हैं क्या है ऐसा। तो इसको आप आराम से क्वेश्चन लिख लेना, मैं थोड़ा रीज़न बता देता हूँ। रीज़न की बात करें तो देखिए, आप जानते हो कि एक सागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर को कहते हैं, प्रशांत महासागर को हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। रिंग ऑफ फायर मतलब यहाँ कई ज्वालामुखी आती रहती है। कहते हैं कि यहाँ 75% तो ज्वालामुखी यहीं आती है, पूरे विश्व के, पूरे पृथ्वी की 75% ज्वालामुखी यहीं आती है, और 90% भूकंप यहीं आते हैं। 90% भूकंप भी यहीं आते हैं, याद रखना। प्रशांत महासागर पूरे विश्व का बता रहा हूँ आपको। इसी प्रशांत महासागर में, इसी प्रशांत महासागर में ही एक देश आता है आपका इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। इसीलिए इंडोनेशिया में क्या है कि आए दिन ज्वालामुखी फटते रहते हैं, ठीक है, आए दिन ज्वालामुखी फटते रहते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा जापान में बहुत से भूकंप आते हैं, जापान में बहुत भूकंप आते हैं। वो रीज़न यही है कि वो किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अच्छा, इंडोनेशिया की बात करें तो कल को आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की वार्ता, पहले दौर की वार्ता की है? ठीक है, क्वेश्चन आंसर दीजिए आराम से। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा आपका यूएई। कौन सा? यूएई इसका आंसर होगा। अच्छा, क्या है ऐसा, समझ देखिए सिचुएशन क्या है, ध्यान से देखना। अभी हाल फिलहाल में एक G20 नाम से एक आयोजन हुआ था वर्ष 2023 में, और उसका आयोजन हुआ था भारत में। कहाँ हुआ? भारत में। इसमें क्या किया गया था? इसमें तीन काम हुए थे। क्या, कितने काम हुए? 3 काम हुए। पहला काम तो क्या किया गया था कि G20 में 20 देश थे, लेकिन 21वां देश किसे बनाया गया? इस G20 का 21वां मेंबर किसे बनाया गया? 21वां मेंबर बनाया गया अफ्रीकन यूनियन को। AU मतलब अफ्रीकन यूनियन। किसको? अफ्रीकन यूनियन को। अच्छा, दूसरा काम क्या किया गया? दूसरा काम ये किया गया कि आपकी 2024 की मेज़बानी किसे दे दी गई? 2024 की मेज़बानी ब्राज़ील को दे दी गई। किसको? ब्राज़ील को दे दी गई। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अच्छा, उसके बाद में और क्या काम किया गया? और कहा गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, भारत के साथ साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, अदर जो भी स्पेशली मध्य पूर्वी एशिया के साथ साथ यूरोप के मध्य क्या करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से एक गलियारा तैयार करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो जाए। ठीक है, इसी को देखते हुए वर्तमान में कैसी सिचुएशन है, ध्यान से देखना, इसको देखना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए, ये आपका भारत है, जैसे ये समझिए ये आपका भारत है। ठीक है। अच्छा, भारत से क्या किया गया है? भारत से यहाँ थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ आ जाता है यूएई। क्या आता है? यूएई। अच्छा, यूएई से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ आ जाता है आपका सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब के बाद में थोड़ा सा आगे जाते ही स्पेशली यूरोप के देश स्टार्ट हो जाता है, इटली। अच्छा, इटली से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आ जाता है फ्रांस। क्या आ जाता है? फ्रांस। तो भारत क्या चाहता है? भारत क्या पूरे मतलब G20 में ये कहा गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, भारत से लेकर कहाँ तक, अपने आपके यूरोप तक क्या करना पड़ेगा हमें, एक तरीके से रेल या फिर आप ये कह सकते हो सड़क, या आप कह सकते हो आप जहाज़, इस सभी से क्या करना पड़ेगा, मार्ग शुरू करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकें। ठीक है, इसीलिए इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं और क्या है। चलिए यूएई की बात करें तो यूएई की राजधानी पूछते हैं, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। कौन सी राजधानी है? अबू धाबी यूएई की राजधानी है। ठीक है, यूएई की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी है। और यूएई की मुद्रा, करेंसी कौन सी है? करेंसी है दिरहम। करेंसी कौन सी है? दिरहम यहाँ की करेंसी है। ठीक है,
चलिए अगली बारे में बात करते हैं और क्या है। अच्छा, COP 18, COP 28, COP 28 का आयोजन भी कहाँ हुआ है? COP 28 का आयोजन भी UAE में हुआ है, UAE में ही हुआ है COP 28 का आयोजन भी, ठीक है। ये ज़रूर याद रखना आप। चलिए समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश को नियुक्त की गई है? याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखना। इसका आंसर होगा आपका ब्राज़ील। क्या आंसर होगा? ब्राज़ील, ठीक है, याद रखना इतना सा। अच्छा, फीफा जो महिला विश्व कप जो 2000 पहले जो हुआ था, इससे पहले वाला 2023 का कहाँ हुआ था? तो याद रखना 2023 का हुआ था स्पेन में। कहाँ हुआ था? स्पेन में ही, ठीक है। इतना सा याद रखना बस, इसमें और कुछ भी नहीं है, इतना ही याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं अपने हेडलाइंस पर। तो देखिए, एक इदासिसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला DGP बनी है। ये ज़रूर याद रखना, पहली महिला DGP कौन बनी है? तो वो है आपकी इदासिसी नोंगरांग बनी है, ठीक है। अच्छा, जापान, अगला है, जापान की 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती। जापान ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती। उसके बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर पहला मून मिशन, ये ज़रूर याद रखना, ICube लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, अगला बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में फिलिस्तीन को एक स्थायी सदस्य के रूप में प्रस्ताव हुआ है, ठीक है, प्रस्ताव पारित हुआ है फिलिस्तीन को, ठीक है। अच्छा, नेपाल के मशहूर पर्वतारोही किमा रिता शेर्पा माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक चढ़ने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये टॉप की हेडलाइन है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आपके साथ कल फिर। आज अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।